हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास हम लोग देखेंगे वो होगा टेस्ट नंबर आपका 67। जी हाँ, इसके पहले हम लोग 66 क्लास आपको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 67। और यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे, अच्छा पिछले क्लास में मैंने आप लोग को इंडियन पॉलिटी करवाया था। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन का ये क्लास होगा। इसमें हम लोग कुछ मैथ देखेंगे, कुछ रीजनिंग के भी सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ करेंट अफेयर भी यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। और चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे क्लास होती है। और ये जो नंबर देख रहे हैं 7857824310, ये हमारा ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप लोग अभी तक इस ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस ग्रुप पर, इस नंबर पे मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मात्र एक बार, है ना, सिर्फ एक बार 351 रुपये का एक बार पेमेंट करना है। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो 351 का जो आप पेमेंट कीजिएगा उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको PDF, वीडियो और नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ये जो 351 आप पेमेंट कीजिएगा ये आपको फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से, या फिर और भी माध्यम है आपका, व्हाट्सएप पे है, अमेजन पे है, उससे भी आप इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भेज देना है। वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी क्लास का आपको PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको। अभी तक जितना भी क्लास हुआ है 66 क्लास, तो सभी क्लास का आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ठीक है, तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपने नंबर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जाकर के कैरियर परिवार जो ये लिखा हुआ है आप सर्च कीजिएगा, मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2500 लोग जुड़ चुके हैं, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए वहाँ पर भी मैं टेस्ट लेते रहता हूँ, क्वेश्चन डालते रहता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है सॉरी, चलिए इसको सभी लोग जवाब दीजिए, है ना। कमेंट जो चल रहा है, लाइव चैट जो है उसमें आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। जी हाँ, जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दबाव या फिर गुरुत्व के वजह से ऐसा होता है। तो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। जी हाँ, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और ये क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। और यतः वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के वजह से, यानी कि आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। जी हाँ, देखिए तेल को जो मापा जाता है तो बैरल में, है ना। तो बैरल जो होता है तो एक बैरल बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार BPSC के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बैरल के बराबर कितना होता है, तो ये 159 लीटर होता है एक बैरल में, है ना। 159 लीटर याद रखिएगा एक बैरल में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका थर्ड नंबर प्रश्न। तीसरा कह रहा है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। देखिए आप टीवी जो चलाते हैं तो कैसे हाथ में रिमोट रखते हैं, दबाते हैं, वहाँ पर चैनल चेंज हो जाता है ना। कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया, आवाज़ चेंज करना है, आवाज़ चेंज हो गया, बंद करना है, बंद हो गया, ऑन करना है, ऑन हो गया। तो ये आखिर क्यों होता है ना। एक्स किरणें की वजह से होता है, या फिर पराबैंगनी किरणें की वजह से, या अवरक्त किरणें की वजह से, या फिर गामा किरणें की वजह से। क्या कारण है कि ऐसा होता है, तो इसका जो मेन रीजन है वो है आपका आंसर नंबर सी, यानी कि अवरक्त किरणें होती है। ठीक है, सामान्यतः टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि अवरक्त तरंगे होती है और इसके वजह से ही ये काम होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 4 नंबर
कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा। जी हाँ, आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो आपको आकाश कैसा दिखेगा, है ना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है और ये जो होता है वो काला होता है ना, अंतरिक्ष कैसा दिखेगा दोस्तों, तो काला दिखता है। ठीक है, देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, जो इस प्रकार है, कौन कौन से रंग हैं, तो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई बार एक बार पूछा गया है कि किस रंग का, है ना, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी याद रखिएगा, है ना, बैगनी का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल का। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, आपका 5 नंबर। कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बताइए कि उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों, है ना, यानी कि परमाणु भार उसका कितना होगा, तो परमाणु भार हो जाएगा उसका 4, यानी कि 2 + 2 = 4, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि सॉरी, ये देखिए बैक हो गया, थोड़ा सा बैक हो गया था, है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। सॉरी, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जी हाँ, जो बल्ब जो जलते रहता है ना, अब तो ये फिलामेंट वाला बल्ब नहीं आता है ना, अब तो सब एलईडी बल्ब ज़्यादा करके आ गया है। तो ये जो फिलामेंट वाला जो बल्ब होता था, उसका जो तंतु जो सामान्यतः जो जलता है, तो उसमें कितने टेम्परेचर रहता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु लगा हुआ होता है। वो धातु भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो जो फिलामेंट है, यानी जो तंतु है, वो किस धातु का है दोस्तों, तो याद रखना है टंगस्टन का होता है वो। और उसका टेम्परेचर पूछ लिया है कि कितना होता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 से लेकर के 2500 के बीच में होता है दोस्तों। तो 1500 से 2500, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2000 से 2500 तक दिया है, तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना है ना, 1500 से लेकर के 2500 तक। अगर यहाँ पर 2000 की जगह 1500 भी रहता तो आप इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर का, एक निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन सा करता है ना, मिट्टी का तेल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया। तो ये सब जो है आपका, इसमें से कौन जो है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। जी हाँ, सबसे स्वच्छतम अगर ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, जिसके जलने पर केवल क्या होता है, तो हाइड्रोजन, देखिए H2O, है ना, हाइड्रोजन जलेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ये मतलब अभिक्रिया करेगा, उसके बाद ये जल बन जाता है ना। तो इससे सिर्फ जल प्राप्त होता है, इससे वायु प्रदूषित नहीं होता है। जबकि जो कोयला होता है, मिट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, ये सभी क्या है, तो ये सब जीवाश्म ईंधन है और इसको जलने पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि एक विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। कह रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है ना। कभी कभी पूछ देगा नीला लाल कर देता है, लाल नीला कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो होता है क्षारीय दोस्तों, है ना। लाल को अगर नीला करता है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसका पीएच मान हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 7 से ज़्यादा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर कोई विलयन है जो नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है ना, नीला को अगर वो लाल कर रहा है तब वो अम्लीय हो जाएगा, तब उसका आंसर हो जाता 7 से कम। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टील की कठोरता, जी हाँ, जो स्टील होती है उसकी कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जी हाँ, आप जितना उसमें
कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाते जाइएगा स्टील में तो उसकी जो कठोरता है वो बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि स्टील में कार्बन की मात्रा आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा कठोरता जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 नंबर कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये हुआ कब था, है ना, ये घटना कब हुई थी। तो याद रखना है 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये घटना कब हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो भोपाल गैस है तो भोपाल में ही हुई थी। और ये यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र से, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, है ना, उसी से ये एक गैस जो निकली थी, वो जो रिसाव हुआ था वो गैस कौन सा था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो था आपको मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इससे हजारों लोगों की जानें चली गई थी दोस्तों, है ना। इसको कहा जाते हैं भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। घटना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि हाइड्रोकार्बनों के अणुओं के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। हाइड्रोकार्बन का अणुभारों का बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो किसका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होता है, उसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा आपको मीथेन, उसके बाद हो जाएगा एथेन, फिर हो जाएगा प्रोपेन, और उसके बाद हो जाएगा आपका ब्यूटेन। मीथेन को क्या लिखेंगे दोस्तों, CH4। एथेन को क्या लिखेंगे आपको, तो C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन को क्या होगा आपका, तो C3H6 हो जाएगा। और आपका ब्यूटेन का क्या हो जाएगा आपका, C4H10 हो जाएगा। तो ये इसका अणुभार ये बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर दिख रहा है, CH4, C2H6, C3H6 और C4H10। ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। अच्छा, किसका उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ 2 बार आपका टाइपिंग हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यूरिया उत्पादन में कौन सा उर्वरक का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रिक अम्ल। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से, है ना, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। देखिए, यक्ष्मा रोग किसको कहते हैं, यक्ष्मा रोग इसी को कहा जाता है दोस्तों, टीबी, है ना। नाम सुने, जो टीबी होता है ये इसी को कहते हैं ना। तो ये टीबी रोग है या फिर इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। इसकी चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, यक्ष्मा रोग और कुष्ठ रोग दोनों के उपयोग में किया जाता है। वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एमिनोसैसिलिक एसिड, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यक्ष्मा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा, तो एमिनोसैसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है दोस्तों। तो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट कौन बनाता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर नंबर सी। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एक बहुत ही जहरीली गैस है और ये प्राणघातक गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है, और इससे क्या होती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्राणघातक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है। जी हाँ, MRI का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है
MRI का फुल फॉर्म है ना। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो नहीं बोलता है कि MRI कराना है, तो ये MRI क्या होता है, तो इसको कहते हैं चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, है ना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या। जी हाँ, दंत क्षय मतलब क्या हो गया, दांत का क्षय होना, यानी कि दांत से संबंधित एक बीमारी है दंत क्षय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इस दंत क्षय का कारण जो है वो हो जाएगा आपका बैक्टीरियल संक्रमण के वजह से ये होता है आपको दंत क्षय, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना। मेरे भाई जितने बहन देख रहे हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। कह रहा है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वो कौन सा है। जी हाँ, वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, गठिया में ऐसा होता है ना। ऐसा किस में होता है, तो गठिया में होता है, यानी कि गठिया में रोगी की गांठों में असहनीय दर्द होता है ना। गांठ में जैसे कि घुटने वगैरह में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यह रोग जो होता है खून में यूरिक एसिड का मतलब मात्रा बढ़ जाता है, उसके वजह से ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। यूरिक एसिड इसमें मतलब प्रधान रूप में पाया जाता है, मतलब कि अधिक रूप में उसमें ज़्यादा रूप में पाने लगता है, इसके वजह से होता है आपका। नेक्स्ट है आपका डीएनए। जी हाँ, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवंशिक सूची संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप में उपयुक्त बनाया है, तो 18 का हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए, यानी कि दो रज्जू को, यानी कि 2 स्टैंडर्ड्स की पूरकता के लिए, यानी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। देखिए डीएनए जो होता है ना, ये प्रत्येक मानव की कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। कहाँ विद्यमान होता है, तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनए का मुख्य कार्य है अनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह एवं उसका प्रेषण करना। ठीक है, तो डीएनए की 2 रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डन आवर क्या होता है चिकित्सीय भाषा में, देखिए दिल का दौरा जो पड़ता है ना, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, तो हार्ट अटैक जो आता है उसके पहले घंटे को ही कहा जाता है गोल्डन आवर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि हृदय घात, यानी कि हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को कहा जाता है आपको गोल्डन आवर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। बताइए जैविक मूल का कौन सा है ना, कि मूंगा है, पन्ना है, मानिक है, या फिर पूखराज है। देखिए पन्ना, मानिक, पूखराज ये जैविक मूल के नहीं हैं, जबकि जो मूंगा होता है ये जैविक मूल का होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, मूंगा। ठीक है, आंसर नंबर ए। 22 प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। जी हाँ, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों, बताइए तांबा, चांदी, सोना या लोहा। ठीक है, तो मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों और ये सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, लौह इसका आवश्यक घटक होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोहा, है ना। लोहा इसका आवश्यक घटक होता है मायोग्लोबिन का, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा क्वेश्चन कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा है, उसके बीच में जो एक चक्र है ना, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो है दोस्तों आपको न्याय का प्रतीक, है ना। किस चीज़ का है, न्याय का प्रतीक है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, ये याद रखिएगा किस रंग का है, तो वो नीले रंग का चक्र है, और उस चक्र में
24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप जो है वो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बना हुआ जो चक्र है वहीं से लिया गया है ये चक्र, है ना। और ये किस चीज़ का है, तो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 23 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। देखिए हमारे संविधान में 3 सूची है ना, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, ठीक है। और अनुसूची कितने हैं, तो अनुसूची की संख्या अभी वर्तमान में 12 है। और यहाँ पर पूछा गया है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन है, एक तो राज्य सूची और एक संघ सूची और एक आपका समवर्ती सूची, हाँ। तो कह रहा है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका रेलवे पुलिस। देखिए रेलवे पुलिस है ना, शिक्षा है, विद्युत है, वन है, ये सब समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि जो रेलवे पुलिस है ये राज्य सूची का विषय आता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्वतंत्रता के बाद, है ना, पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था दोस्तों। देखिए ये जो पूछा गया है प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रथम कानून मंत्री। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पर से कि अंतरिम सरकार, है ना, अंतरिम सरकार का मतलब क्या हुआ, 1946, है ना। अंतरिम सरकार जब भारत आज़ाद होने वाला था, ठीक है, तो अंतरिम सरकार के समय कानून मंत्री कौन था दोस्तों, तो याद रखना है जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। और भारत जब आज़ाद हो गया तो पहली बार कानून मंत्री कौन बने, तो BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है ना, अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है, तो ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं वाला प्रश्न है। कह रहा है कि एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता पहुंचाना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्युदंड। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। मृत्युदंड इसमें नहीं आता है अनुच्छेद 21 में, है ना। जगमोहन सिंह बनाम एक हुआ था आपका जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः यह स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 नंबर। प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जी हाँ, जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करती है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 26 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गणपूर्ति यानी कि कोरम जो होता है दोस्तों 1/10 होता है। कोरम का मतलब क्या हो गया, 1/10, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कुल संख्या क्या हो गया, 1 मान लिए, और उसका 10वां भाग अगर उपस्थित है तभी सदन चलेगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। इसी को कहते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम। अगला प्रश्न है आपका 28, कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जी हाँ, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो उनका जो निर्वाचन होता है लोकसभा के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भैया, ये आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। मैंने बहुत बार बताया हूँ कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए अपना अपना, है ना, लाइव चैट में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 29 नंबर। मैं बता देता हूं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा यहाँ पर नहीं आता है, तो आप लोग अपना अपना कॉमेंट करके बताइए कौन सा नहीं आएगा। देखिए 29 का आंसर हो जाएगा आपका
सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। देखिए सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है ये आपको स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन में आखिर आता क्या है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवाएं, ये सब वगैरह सार्वजनिक आपको स्वशासन में आता है, जबकि जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये उसमें नहीं आता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। जी हाँ, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष। देखिए कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो है आपको अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार। ये मैंने जब अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, मैंने बताया था ना। और किस अनुच्छेद कितने के अनुसार, तो 53 के अनुसार, ये मैंने अनुच्छेद बताया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। यही क्वेश्चन को देखिए घुमा दिया कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, भारत का कहने का मतलब क्या हो गया, संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष। यहाँ पर दे देगा केंद्र की कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितने के अनुसार, तो 53 के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। जी हाँ, 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको बता देते हैं कि 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ये था आपको पंचायती राज प्रणाली से संबंधित था आपका, है ना। और 74वां संविधान संशोधन किससे था, तो ये था नगर निगम से संबंधित था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, 73वां और 74वां दोनों हुआ था 92 में ही, और दोनों 93 में लागू हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपको 1885 ईस्वी में, एवो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम जो अध्यक्ष है इसके वो थे WC बनर्जी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो मुंबई में हुआ था, क्योंकि मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई थी और वहीं यहाँ पर प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर C हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी हाँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1880 में, है ना। कब हुई थी, 1880 में हुई थी। और ये मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में किया गया था, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन संबंधित थे इससे, तो इससे संबंधित बहुत सारे लोग थे, है ना। इससे संबंधित जो थे वो बहुत सारे लोग थे। आंसर हो जाएगा BG तिलक, है ना, इससे जो संबंधित थे। और इस संस्था के संस्थापक में VK चिप लुंकर थे, BG तिलक थे, MB नाम जोशी थे, गोपाल गणेश अयंगर प्रमुख थे, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर C हो जाएगा, यानी कि BG तिलक ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और लेकिन जस्टिस रानाडे इसमें नहीं थे, है ना। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं, बल्कि इसके 5 जो संरक्षक थे उसमें ये शामिल थे। आंसर जो इसका मेन हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर C हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 34 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई बहन, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे जो लाइव क्लास होती है उसका आपको लिंक आपको मिल सके और डेली आप तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। जी हाँ, 1916 ईस्वी की ये घटना है। दिसंबर 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने ये लखनऊ में हुआ था दोस्तों, है ना। कहाँ हुआ था, नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे है आपको लखनऊ, और नवाबों का शहर इसको कहा जाता है लखनऊ को। तो लखनऊ में ही एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कब किए थे पूछ सकता है, तो 1916 में। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो अंबिका चरण मजुमदार ने लखनऊ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जी हाँ, अध्यक्ष भी पूछा गया है एग्जाम में, है ना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो अंबिका चरण मजुमदार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसका तत्कालीन कारण क्या था, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, है ना। 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था और 5 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसी को। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन था
कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन और इसी की वजह से स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, है ना। उस समय बंगाल का उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, पंजाब केसरी। जी हाँ, कई बार ये आपको पता होगा कि पंजाब केसरी उपाधि किसको दी गई है? पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी से नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय, यानी कि आंसर नंबर सी। और ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है आपका कि पटना में, जी हाँ, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी पटना में 1913 में, और किसने किया था? तो वो किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। कहाँ की? पटना में। कब की? 1913 में। सभी सवाल पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 38 नंबर का है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। क्यों किया था विरोध? क्योंकि इसको बिना दलील बिना वकील का एक्ट भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें अंग्रेज के द्वारा ये मतलब किया गया था कि जिसको चाहो, मतलब जब चाहो, है ना, आपको गिरफ्तार कर लेगा और जेल में आपको डाल देगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, है ना। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? जी हाँ, पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र बाबू के द्वारा माना गया था। तो 39 का हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड मिंटो को, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना था, क्योंकि सर्वप्रथम उसने ही भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। और राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो, यानी कि 1909, है ना। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था आपको 1909 में ही, है ना। और इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता सबसे पहले माना गया है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से लेकर के 22 तक। इसको स्थगित क्यों किया गया था? चौरी चौरा कांड के वजह से। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। जी हाँ, तो बिहार के जो कृषक थे, यानी कि किसान लोग थे, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था दोस्तों स्वामी विद्यानंद ने, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्वामी विद्यानंद। ये राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और गांधी जी को जो बुलाए थे, यही बुलाए थे राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यही थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। जी हाँ, तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था शेर शाह के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना है सासाराम में, है ना। सासाराम में है शेर शाह का मकबरा, है ना, याद रखिएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तारीखे ताऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था और इसे बिहार का राजधानी बनाया गया था शेर शाह के द्वारा। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 42 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में किसने, है ना, किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो 42 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, है ना। 42 का आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, रुड़की, कानपुर या फिर कोई नहीं। 42 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है ना। किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? 43 का हो जाएगा आपका मणिपुर, है ना। मणिपुर वगैरह में रेल तो अब कुछ दिन पहले ही गया है, और इसको मालगाड़ी से भी वहाँ जाने लगा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है,
क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे 7857824310, जी हाँ ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस 7857824310 आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है दोस्तों 44 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर राफेल नडाल। जी हाँ, किसने जीता है तो राफेल नडाल ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। जी हाँ, वर्ष 2022 के ICAI के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं दोस्तों वो चुने गए हैं देवाशीष मित्रा, है ना, देवाशीष मित्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोबस अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जी हाँ, गोल्डन ग्लोबस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है। तो आंसर क्या होगा, अपना अपना कमेंट कीजिए। एंड्रू गारफील्ड को आपको दिया गया है ना, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है। जी हाँ, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला जो शहर बन गया है वो बन गया है आपको नासिक जिला, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र का नासिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला शुरू किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 48 का हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है नागपुर किस लिए फेमस है बताइए। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नागपुर किस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर के, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 49 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि चौथा स्थान मिला है आपको भारत को। अगला सवाल है आपका 50 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। जी हाँ, नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। तो हाल ही में ये प्रकाशित हुआ है पुस्तक, तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसके लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपको अवतार सिंह भसीन। जी हाँ, अवतार सिंह है भसीन इन्होंने ही लिखा है। अगला सवाल है 51 नंबर की, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मॉग टावर। तो स्मॉग टावर जो सबसे पहले लगा है वो लगा है गोवा में, है ना, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 52 नंबर। 52 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो नैनो यूरिया लिक्विड को जो लॉन्च किया गया है तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका AIFFCO, यानी कि आंसर नंबर ए। 53 प्रश्न है कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है। तो तमिलनाडु का जो 38वां जिला बना है वो बना है आपको मयिलादुतुरई, है ना, मयिलादुतुरई, है ना, याद रखिएगा, मयिलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला। तो ये रहा कुछ करेंट अफेयर भी हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मैथ के सवाल। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ मैथ के सवाल हैं, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, इसको आप लोग बनाइए और अपना एक कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि मैथ बनाने के लिए कॉपी कलम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न कह रहा है कि x का 15%, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आपको करते चलना है, यानी कि x, मैं पेन चेंज कर लूँ क्या, चलिए चेंज कर लिए, x का 15%, है ना, 15% बराबर कह रहा है, कॉमा दिया हुआ इसका मतलब बराबर है ना, y के 10% का 3 गुना है ना, y के 10% का ये जो x का 15% है वो 3 गुना, यानी इसका ये क्या है 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 में हम इससे गुना कर देंगे, है ना, ये 3 गुना है इसका, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, तब ये बराबर हो गया, है कि नहीं, बराबर हो गया ना। अब इसको हम क्या निकालेंगे, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखते चलिए, ठीक है, चलिए ये हो गया बराबर, इसको 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब करेंगे x गुने 15% बराबर 3y इंटू
10 या 30 हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक्स बटा वाई, वाई को क्या करेंगे, एक्स बटा वाई का अनुपात नहीं ना पूछ रहा है आपसे, है ना, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई पूछ रहा है ना, एक्स अनुपात वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15x, है ना, 15x बटा 30y बराबर, एक मिनट, 30y नहीं, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, x का 15%, है ना, x का 15% बराबर कितना था, 3 इंटू वाई का 10% ये था, यानी कि 3y इंटू 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बटा, एक मिनट, x बटा वाई बराबर 30 बटा 15 लिख सकते हैं, है ना, 15 दूनी 30, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1, इसको लिख दीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ये कह रहा था वैसे वैसे निकाल दीजिएगा, फिर x अनुपात y यहाँ पर निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो काफ़ी आसान था ये। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 क्या कह रहा है कि पहले इसको पढ़ लीजिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना, ए और बी दो व्यक्ति है, इसको मिल करके एक साथ काम करता है, तो एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है कि बी ने इस काम को छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन तक ये साथ काम किया, 2 दिन के बाद बी यहाँ से निकल लिया। अब कह रहा है कि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यदि 2 दिन काम किया साथ में, है ना, बी चला गया, है ना, तो कह रहा है कि यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, है ना। इसको क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि ए और बी का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, है ना, ए प्लस बी अगर साथ में काम करता है तो एक दिन का काम कितना निकलेगा, तो 1/3 निकल जाएगा एक दिन का काम। ठीक है, अब कह रहा है, अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी का अब 2 दिन का काम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 दिन तक ये साथ काम किया था, अब ये 2 दिन तक साथ में काम करता है, तो 2 दिन का काम कैसे निकलेगा, 2/3 निकल जाएगा। ठीक है, 2 दिन का काम निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शेष काम निकाल लेंगे, है ना। काम हमारे पास कितना था, तो काम 1 था, और काम हो गया कितना, तो 2/3 काम हो गया है, तो 2/3 इसमें माइनस कर देंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा, 1/3 यहाँ पर शेष काम बच गया, है ना। शेष कितना बच गया आपका, 1/3 बच गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे कि 1/3 जो शेष काम बच गया, तो इसको ख़त्म करने में बी को कितना समय और लगेगा, तो 2 दिन और लगेगा, है ना, 2 दिन और लग रहा है यहाँ पर। तो 1/3 काम करने में बी को कितना लग रहा है, 2 दिन और लग रहा है। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 1/3 काम करने में 2 दिन लग रहा है ना, 1/3 काम करने में 2 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, पूरा काम कितना है, एक काम है, तो एक काम है, तो एक काम को करने में कितना लगेगा, है ना, तो 2 गुने 3/1, यानी कि 6/1, यानी कि कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 दूनी 6 दिन इसको पूरा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना दिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, आपका 56 नंबर। 56 कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। कह रहा है कि एक वृक्ष को ये 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, एक वृक्ष है ना, एक वृक्ष है, ठीक है, इसको कितने देर में पार करती है, तो 15 सेकंड में ये पार कर लेती है। कह रहा है कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी, लंबाई कितनी है, उतना ही है, यानी कि 180 मीटर लंबी है दूसरी रेलगाड़ी है ना, उसके विपरीत दिशा से आ रही है दूसरी रेलगाड़ी, और कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है ना। अपोजिट दिशा से एक रेलगाड़ी आ रही है, उसकी भी लंबाई उतनी ही है, और इसको पार करने में कितना लगता है, तो 20 सेकंड लगता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ पर चाल पूछ रहा है आपको, गति कितनी होगी दूसरी रेलगाड़ी की, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, यहाँ जो लंबाई दिया गया वो मीटर में है ना, इसको चेंज कर देंगे 18/5 से गुना करके, है ना, तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, है कि नहीं। चलिए, तो इसको शुरू से हम देखते हैं। आपका कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ब्रिज को 15 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा, है ना, दूरी बटा क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है हमको, 180 दिया हुआ है ना, 180 दिया हुआ है ना, और समय कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 12 है ना, इसको काटिएगा तो 12 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। ये तो प्रथम वाला निकल गया ना, पहली रेलगाड़ी की चाल निकल गया 12 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में आया, ध्यान रखिएगा, है ना।
अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ पर गति है ना, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 180 था, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है उतना ही है ना। इसको क्या करेंगे तो दोनों से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम फिर से हम निकालेंगे है ना। यहाँ पर हमको दिया हुआ है समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितना हो गया 180 प्लस 180, यानी कि दोनों रेलगाड़ी का दूरी यानी कि समय कितना दिया हुआ है दूसरी के लिए 20 सेकंड दिया हुआ है। तो 20 बराबर है ना दूरी बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा इसका एक चाल आ गया 12 और एक चाल मान लीजिएगा आप भी, तो यही भी हमको यहाँ से निकालना है। यानी कि दूसरे को निकालने के लिए समय बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे है ना, समय हमको दिया हुआ है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना है तो पहली रेलगाड़ी का 180, दूसरी रेलगाड़ी का भी 180, पहली रेलगाड़ी का यहाँ पर जो चाल है 12 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरी का है आपको भी यहाँ पर निकाल दिए। अब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आएगा है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ है ना, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 20 और बराबर क्या लिख देंगे 12 प्लस भी है ना, 12 प्लस भी यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर भी बराबर क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा है ना, इसको काट दीजिएगा 2 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 18, तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि भी बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड है ना। दूसरे बराबर कितना आ गया भी बराबर कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। मीटर प्रति सेकेंड में आया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे है ना, 18/5 से इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है 21.6 और आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाले को निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे वाले को निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाइएगा है ना, क्या चीज़ से बनाएंगे तो ऑप्शन से बनाइएगा इसको है ना। तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या को यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या मान लेते हैं वो संख्या कितनी है 14 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें 21 को हम जोड़ते हैं तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 1 हो जाएगा 3। कह रहा है कि किसी संख्या में यानी कि 14 में 21 जोड़ा जाए तो वो अपनी 3 गुनी हो जाती है, यानी कि ये 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, यानी कि 14 का 3 गुना कितना होता है दोस्तों, तो 14 का 3 गुना कितना होगा 34 या 42, और 42 में से 7 कम कह रहा है तो 7 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि ये 35 और ये 35 बिल्कुल ही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से ऑप्शन से मिला करके बनाना है, खट से आपको निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर। देखिए 58 नंबर काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा समय लगेगा। कह रहा है कि x बराबर इतना आपको दिया हुआ है और y बराबर इतना दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे x और y को जोड़ देंगे। क्या करेंगे x और y को सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण सेकंड से एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को गुना करेंगे। एक बार क्या करेंगे x प्लस वाई करेंगे और x बार कर देंगे x गुने y कर देंगे। तो x प्लस वाई कीजिएगा है ना, इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा 2√3 नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 2√3 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा है ना, ये वाला कट खत्म हो जाएगा, √3 बच जाएगा तो 2√3 हो जाएगा है ना। एक बार दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो भी ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 माइनस 1/3 आ जाएगा, यानी कि 8/3 आ जाएगा दोनों को गुना करने पर। एक समीकरण आ गया हमारा 2√3 और एक समीकरण आ गया हमारा 8/3। ठीक है, तो ये इसी समीकरण से हमारा आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको क्या कर देंगे घन कर देंगे, समीकरण 1 को हम घन कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई का यहाँ पर कर देंगे होल क्यूब। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा है ना, आगे इसी का मतलब आपको समीकरण 1 से ही हम आगे निकालेंगे आपका। अब फर्स्ट में हम क्या करें थे x प्लस वाई बराबर हमारा वैल्यू आया हुआ है 2√3। अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम घन कर देंगे है ना, यानी कि क्यूब कर देंगे है ना, इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, इसका भी हम क्यूब कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया है ना, ए प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला पर इसको हम बैठा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर, अब इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2
√3 का होल क्यूब, इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब इसको आप तोड़ दीजिए, x³ + y³, x³ + y³ प्लस यहाँ पर 3 है और एक्स वाई का वैल्यू कितना आया था, 8/3 आया था ना, तो 3 × 8/3 और x + y का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 2√3 से, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24√3। इसको तोड़िएगा तो 24√3 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो गया आपका, तो यहाँ पर अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, और आगे हम आपको और भी बताते हैं। नोट करते चलिएगा और बनाते हुए चलिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x³ + y³, है ना, y³ + 16√3 लिख सकते हैं, बराबर 24√3 हमारा इधर था आपका। अब यहाँ से x³ + y³ बराबर इसको ले चल जाएंगे इधर, है ना, इसको ले चल जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिट गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक मिनट, x³ + y³ प्लस आपको 16√3 बराबर था 24√3 था आपका, तो इसको हम ले जाएंगे ये साइड आपका, तो x³ + y³ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 में से 16 जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8√3। अब यहाँ से क्या आ गया, x³ + y³ बराबर आ गया 8√3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो सबसे पहली हम क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमारा, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा आप, x³ + y³ बराबर 8√3 आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि x² बटा y बराबर y² x का वैल्यू कितना होगा। क्या करेंगे हम, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर x और y यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पर क्या चीज़ प्लस का चिन्ह है, यही सब गलत हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। x³ + y³ यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में, तो x³ + y³ बराबर अभी हम आपको बताए थे कितना आया था वैल्यू, 8√3 आया था, और x y का वैल्यू हम शुरू में कितना निकाले थे, 8/3 निकाले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, 8 से 8 आपका खत्म हो जाएगा, 3√3 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 8 से 8 खत्म, 3√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए नहीं बने आप एक बार फिर से इसको देखिएगा, बन जाएगा, है ना, पूरा आप जैसे जैसे बनाते चलते हैं उसको आप नोट करते चलिएगा, ये पूरा आपको बन जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, आपका कुछ रीजनिंग के सवाल अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जीवाश्म विज्ञान जो है वो जीवाश्म से संबंधित है, तो कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित है, तो कपाल विज्ञान जो संबंधित होगा वो खोपड़ी से संबंधित होगा, कपाल मतलब क्या, खोपड़ी, है ना, तो ये खोपड़ी से संबंधित होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, देखिए इतना को लिखा गया है इतना दोस्तों, तो इतना को कितना लिखा जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कर क्या रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 2 घट रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताता हूँ, ठीक है। या एक बार देखिए एम हो गया तो एम ओ हो गया, है ना, तो एम में क्या हुआ, 2 आपको यहाँ पर जुड़ गया, फिर आई में क्या हो गया, यहाँ पर 2 घट गया, ठीक है, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 2 प्लस हुआ और फिर यहाँ पर 2 माइनस हुआ। उसी प्रकार से सी में हम 2 पहले जोड़ेंगे, तो सी में हम 2 जोड़ेंगे तो सी के बाद क्या होता है डी, उसके बाद क्या होता है ई, यानी कि ई किस में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो खत्म हो गया, ये तीनों में ई आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, आई में हम 2 घटा देंगे, है ना, पहले हम 2 जोड़े थे, अब 2 हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो आई में अगर 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, जी, है ना, जी। देखिए अब देखिए जी किसी में नहीं है, जी ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी ही हो जाएगा आपका। अब आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, चेक भी कर सकते हैं, है ना, चेक भी कर सकते हैं, लेकिन समय का अगर आपके पास समय नहीं है तो ये आपको मार करके आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। एम के बाद ओ आ गया और देखिए आई के बाद यहाँ पर जी आ गया, ठीक है, तो एक माइनस हो गया आपको, तो इस अनुसार से आपको दिया जाता है। अब चलते हैं हम 61 नंबर प्रश्न पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 61, है ना, इसको बना करके आप बताइए तो इसका कैसे बनेगा, ठीक है। रूट अंडर दिया हुआ ए एफ आई बराबर एम लिखा हुआ है, फिर रूट अंडर ए डी डी बराबर एल लिख दिया हुआ है, रूट अंडर ए बी ए बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि आखिर हम चेक करेंगे, है ना, कि इतना को एम कैसे लिखा गया है और इतना को एल क्यों लिखा गया है, तो इतना को हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर रूट अंडर दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, होता है ना, ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, एफ का कितना होता है ना, तो एफ का वैल्यू कितना होता है बताइएगा, 6 होता है आपको, और आई का कितना होता है 9 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए को क्या लिख दिए
1 और F को लिख दिए 6 और I को लिख दिए 9, यानी कि ये कितना लिखा गया 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। और 13 का वैल्यू 13 को हम क्या लिखते हैं अल्फ़ाबेट में तो m लिखते हैं। 13 को m लिखते हैं ना, m बराबर कितना होता है 13 होता है। तो पता चल गया कि इसको हम मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी निकाला गया, जैसे कि a को क्या लिखेंगे 1 और d को 4 और d को 4, यानी कि 144 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है 12 और l को क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं। उसी प्रकार से a का वैल्यू कितना 1 और b का वैल्यू 2 और a का 1, तो इसका 121 हो गया। तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 किसको लिखते हैं तो 11 लिखते हैं हम k को, है ना। k का वैल्यू कितना होता है 11 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कितना अच्छा रीजनिंग था ये, है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ और यहाँ पर रीजनिंग के सवाल हैं। जैसे कि दिया हुआ है आपको 62 नंबर वर्ग है, वृत्त है, आयत है और त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है भिन्न है। अब देखिए ये वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, सब में क्या होता है ये मतलब कि भुजा से बनता है। ये वर्ग है तो ये 4 भुजा से बनेगा आपको, आयत है तो इसमें भी 4 लगेगा, त्रिभुज है तो इसमें भी 3 लगेगा। लेकिन जो ये वृत्त है ना ये चाप से बनता है, ये रेखा से नहीं बनता है। ये किससे बनता है वृत्त, तो वृत्त चाप से बनता है आपका। लेकिन ये सभी जो है वो किससे बन रहा है तो सभी रेखा से बन रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी क्या है वृत्त, ये सभी से भिन्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपका 63 नंबर। यहाँ पर क्या किया गया है देख लीजिए, है ना। यहाँ पर कौन सा कांड हुआ है तो यहाँ पर हुआ है यानी कि देखिए जे, है ना। यहाँ पर जे है, उसके बाद के है, उसके बाद एल है, यानी कि एक एक यहाँ पर जुड़ रहा है ना। जे के बाद के आया, के बाद ए को अभी हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसको भी हम कांस्टेंट कर दिए, इसको भी हम छुपा दिए, ओ को भी हम छुपा दिए, फर्स्ट लेटर को हम छुपा दिए हैं। उसके बाद है जे के एल लगातार है, बी सी डी यहाँ पर लगातार है, एफ जी एच यहाँ पर लगातार है। लेकिन क्यू आर क्यू पी क्या ये लगातार है नहीं, ये साइड से लगातार है, लेकिन सब ई साइड से लगातार है, सब इधर से है ना, सब इधर से है, लेकिन ये है आपका इधर से। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। यही छांटना रहता है कि कौन मतलब कि मिल रहा है आपस में और कौन नहीं मिल रहा है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बर्फ से ढकी झील घेपन झील कहाँ है। चलिए कुछ अब जीएस का भी सवाल हम देख लेते हैं। और तो देखिए ये घेपन झील दोस्तों पूछा गया है ना। घेपन झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नाम नहीं सुने होंगे, है ना। तो घेपन झील जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में है ना, याद रखिएगा लाहौली जिला, है ना, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति जिला में है आपका ये, ठीक है। घेपन झील है आपका, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। जी हाँ, जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं आप दोस्तों। तो 65 का आंसर क्या होगा, सघन वर्षा से या फिर वन नाशन से या फिर वन रोपण से। तो वन रोप करके हम मृदा क्षरण को हम रोपेंगे, है ना। वन को अगर जंगल रहेगा तो पेड़ पौधे क्या होते हैं ना, ये जो मिट्टी होती है मिट्टी को क्या करता है ये पकड़े रहता है ना, इससे मृदा का क्षरण नहीं होने देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका वन रोपण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टिहरी बांध। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर। अच्छा, नदी पूछा गया है तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है, ठीक है, भागीरथी नदी पर है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है टिहरी बांध के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र में भारत का स्थान। जी हाँ, दूध अगर पूछा जाए तो भारत जो है वो टॉप पर है दोस्तों, है ना। सबसे अधिक दूध का उत्पादन हम लोग करते हैं, खूब पीते हैं दूध, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका दूध उत्पादन में भारत है पहला नंबर पर। और दूसरा नंबर पर किसका स्थान है, अगर दूसरा पूछे तो वो हो जाएगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलिए, और अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक दूध कहाँ होता है तो भारत में सबसे अधिक दूध होता है यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68। बहुत अच्छा सवाल है 68 का, है ना। 68 के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 68, है ना। क्या कह रहा है कि IST यानी कि जब IST यमयोत्तर यानी कि मेरिडियन पर दोपहर होती है। देखिए IST का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये तो समझना चाहिए। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरा हुआ है, तो ये आपको इलाहाबाद के नैनी से गुजरा है। कितने राज्य से गुजरा है, तो 5 राज्य से होकर के गुजरा है। ठीक है, तो ये आप पहले याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर दोपहर होता है, दोपहर का मतलब 12 बज रहा है ना। भारत में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। तब कह रहा है कि तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसा भी जगह है जहाँ पर कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, और भारत में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। देखिए 6 बज रहा है सुबह का, इसका मतलब क्या हुआ, 6 बज रहा है सुबह का, इसका मतलब हुआ कि भारत, मान लीजिए भारत इधर है ना, ये 0 डिग्री था, है ना, 0 डिग्री के 82.5 डिग्री भारत इधर है, पूरब में है, और पश्चिम में होगा ये स्थान, भारत के पश्चिम में होगा, है ना, भारत के पश्चिम में होगा, तब तो यहाँ पर 6 बज रहा है, यानी कि पहले, है ना, पहले है, इसका मतलब भारत के पश्चिम में है ना। भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5 डिग्री। भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है आपका, 82.5 डिग्री, है ना, याद रखना है। भारत का वो है 82.5 डिग्री, इससे ये पहले वाला है। कितना पहले है, ये है तो हमको निकालना है। कह रहा है कि वहाँ सुबह 6 बजे हैं, तो उस स्थान का देशांतर कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, भारत में कितना बज रहा है, हमको पता है कि भारत में बज रहा है अभी 12, है ना, क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर दोपहर है, दोपहर का मतलब 12 बज रहा है। कह रहा है कि 6 घंटा पहले, है ना, 6 घंटा पहले कितना बजेगा, सुबह का 6 बज जाएगा। अब सुबह का 6 घंटा पहले, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो कितना मिनट हो गया, 6 छक 36, यानी कि 360 मिनट आ गया। यानी कि भारत से कितना पहले, 360 मिनट पहले। अब 360 मिनट जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमको डिग्री में निकालना है ना, मिनट से तो हमको मतलब नहीं है, डिग्री में निकालना है कि कितना डिग्री वो देशांतरीय स्थान पर होगा। ये जगह है जहाँ पर 6 बजे सब लोग चाय पी रहे हैं, तो 360 डिग्री जो आया, हमको पता है कि 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि 1 डिग्री पार करने में लगता है 4 मिनट। ये तो भाई कहो बहुत बार आपको बताए हैं, 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 360 मतलब कि मिनट जो है ना, 360 मिनट पार करने में कितना डिग्री लगेगा, यानी कि इसको हम उल्टी भी लिख सकते थे, उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 4 मिनट को पार करने में 4 मिनट लगता है 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर 360 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 4/360, यानी कि 90 आ जाएगा आपका। ठीक है, 90 आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री लगेगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये जो जगह होगा जहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं वो 90 डिग्री वेस्ट में होगा। ठीक है, 90 डिग्री किधर होगा, वो आपको वेस्ट में होगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा। अगला सवाल है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करता है। देखिए बिहार का आकृति लगभग ऐसी है, तो कह रहा है कि बंगाल से भी और नेपाल से भी, दोनों से टच कर रहेगा। तो बंगाल तो हमारा इधर है और नेपाल हमारा ऊपर में है, तो ये कोनवा में है दोस्तों आपका किशनगंज, है ना, कोनवा में देखिएगा तो रहेगा किशनगंज। और ये जो किशनगंज है ये आपको पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है और ऊपर नेपाल से भी टच कर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF लेने के लिए जितने भी क्लास हो गए हैं सबका नोट्स आपको मिल जाएगा 7857824310। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपको PDF प्राप्त होगा सभी आपको यहाँ पर सूचना दी जाएगी और आपको PDF मिल जाएगा। सभी नोट्स आप तैयारी कर सकते हैं ना। आपको सामान्य अध्ययन का, DL का, करेंट अफेयर का, रीजनिंग का, मैथ का, सब चीज़ का आपको यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है और आपको सभी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 70 नंबर की, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया हूँ कि बिहार का जो सर्वोच्च श्रृंग का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है बिहार का, तो वो हो जाएगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ी। जी हाँ, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये है कहाँ, तो ये है आपको दोस्तों पश्चिमी चंपारण में है ना। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सोमेश्वर श्रेणी। ये है आपको हिमालय का भाग आता है आपको, है ना, ये आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 71 की, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, है ना, तो ये हो जाएगा आपको सोमेश्वर श्रेणी आपको कहाँ है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है,
अच्छा ये पुराना वाला पूछ रहा है ना, क्वेश्चन अलग टाइप का है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, ये भी गलत है। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, ये भी गलत है। ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, सोमेश्वर की श्रेणी आंसर नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ना, ये आपको पड़ता है, ये देखिए आपको यहाँ पर है बिहार, ये है आपको पश्चिमी चंपारण, ये नेपाल वाला हिस्सा है, पूरा ऊपर में नेपाल है ना। तो ये आपको हिमालय का ही अंश है आपको, और ये आपको आता है जिसको शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ये आता है। सोमेश्वर की श्रेणी किसके अंतर्गत आता है, तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। शिवालिक हिमालय ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। जी हाँ, चमक रहा है, इसका मतलब क्या है ना, क्यों चमक रहा है, क्योंकि उसमें अबरख की मात्रा है ना, क्या है उसमें, अबरख की मात्रा है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। और आंसर हो जाएगा नवादा, है ना। नवादा जो है वो झारखंड से सटा हुआ है, और जो नवादा में जो मिट्टियाँ हैं ना वो थोड़ा थोड़ा चमकती है, क्योंकि उसमें अबरख की मात्रा मिली हुई है ना। अब नवादा से जस्ट जो सटा हुआ झारखंड में कोडरमा जिला है, तो कोडरमा में आपको पूरा अबरख के लिए प्रसिद्ध है ना। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर, कह रहा है कि बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है। बताइए कि बिहार में ताल मिट्टी जो है इसका फसल कौन सा है ना, फसल पूछा गया दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो फसल हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूँ, है ना। दलहन, तिलहन और गेहूँ मेन आपको ताल मिट्टी में उपजाया जाता है। अगला सवाल है आपको 74 नंबर, कह रहा है कि बिहार में खादर मिट्टी का प्रमुख फसल। देखिए खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, ये दोनों जो मिट्टियां हैं ना, ये आपको जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, ठीक है। जलोढ़ जो मिट्टी होता है, ठीक है, जलोढ़ जो मिट्टी होता है इसी का प्रकार है आपको खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी वैसे मिट्टी को कहते हैं जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, वो जो स्थान होता है, वो जो जगह होता है काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। लेकिन जो बांगर मिट्टी होता है वो ऊंचे स्थान वाला क्षेत्र पर होता है, वहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता है, और इसके वजह से ये स्थान क्या रहता है, थोड़ा सा बंजर रहता है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है। तो खादर मिट्टी में होता है दोस्तों आपका धान होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, जूट होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट, अच्छा 2 सवाल अभी बच रहा है आपका, ठीक है। चलिए 75 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप आखिर कहते किसको हैं। तो प्रायद्वीप वैसे क्षेत्र को कहते हैं, है ना, जो 3 ओर से क्या से घिरा हो, तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, यानी है ना। हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको घेर रहा हूँ, ये जो दक्षिणी भारत है, इधर जल है, इधर जल है, नीचे जल है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्षेत्र की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो नदी है आपकी कौन सी, तो वो नदी है गोदावरी नदी, है ना। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। और इसकी लंबाई याद रखना है आपको, याद रखना है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपको 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दक्षिण भारत की, क्वेश्चन पूछे जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आप बताइए हमको कमेंट करके, मैंने बहुत बार बताया हूँ आप लोग को कि जो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ है। बताइए इसका उद्गम कहाँ है, उदय कहाँ से होता है ना। तो मैंने कई बार बताया हूँ कि ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक जिला में है, ठीक है, याद रखना है। और ये जाकर के कहाँ गिरती है, तो ये भी याद रखिएगा, ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये अपना पानी को गिरा देती है, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। कृष्णा जो नदी है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये है आपको कृष्णा, और कृष्णा निकलती है आपको महाबलेश्वर से, ठीक है। महाबलेश्वर भी आपको महाराष्ट्र में ही है, और यहीं से निकलती है कृष्णा नदी, और ये गोदावरी की ये सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा कृष्णा की लंबाई है आपको 1290 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर महानदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है आपको 858 मीटर, है ना, 858 मीटर है। और
कृष्णा बता दिए आपको, एक नर्मदा बचा ना, तो नर्मदा की लंबाई कितनी है, नर्मदा भी लिख लीजिएगा 1312 मीटर इसकी लंबाई है। कभी कभी लंबाई सजाने के लिए दे देता है, कभी कभी लंबाई सजाने के लिए दे देता है, इसलिए मैंने लंबाई बता दी आपको, है ना। ये गोदावरी कितना था आपको, 1465 किलोमीटर, है ना, सबसे लंबी। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि बच्चों की गलतियां, एक प्रश्न यहाँ पर आ गया आपको डीएलएड वाला, है ना, तो बच्चों की गलतियां यहाँ पर बताना है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग, इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, है ना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर कल बताऊंगा, ठीक है, कल 9 बजे से लाइव क्लास होगी इसी समय, तो कल इसका मैं आंसर बताऊंगा। और आगे कल हम देखेंगे डीएलएड से संबंधित, है ना, कल हम आगे डीएलएड पढ़ाएंगे, और कल 75 महत्वपूर्ण प्रश्न का डीएलएड का यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा, उसको पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे हर एक सवालों का, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसका आपको आंसर दिया गया है, तो सभी लोग ये पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको टेस्ट रूप दीजिएगा, है ना, वीडियो देखिए, उसके बाद इसका टेस्ट दीजिए, एक बार 2 बार कीजिएगा ना तो सारा ये कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको बताया गया है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये ग्रुप का भी नंबर है। आपको इसमें जुड़ने के लिए क्या करना है, तो आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब चीज़ वहाँ पर आपको मिलते रहेगा ग्रुप में, ठीक है। और डेली जो क्लास होती है वो 9 बजे से भी आपको डेली मिलेगी। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, ठीक है। आपको जो पेमेंट करना है वो इसी नंबर पर करना है ना, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वही हमारा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है। तो ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। ये हमारा पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद भाई लोग आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है, इसी नंबर पर हमको भेज दीजिएगा। और ये जो कैरियर परिवार हमारा चैनल है ना, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी हो रही है, ठीक है, तो सीटेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टेस्ट था वो 67 नंबर यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, और इसके आगे कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 68, ठीक है। तो कल वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा लाइव, रात में 9 बजे से। लाइव में जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको इस नंबर पर पेमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाइव क्लास मिलेगी और आपको सभी चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।